तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही डिफेंस एक्सपर्ट है, किरोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार है, पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो किरोड़ी जी मैं आपके पास ही आऊँगी। लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान में किस तरीके से हालात है, सिचुएशन लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। क्या इसके पीछे अमेरिका तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में अमेरिका वर्सेस ईरान देखने को मिल सकता है? देखिए तरन्नुम, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। आपने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों पे क्रैकडाउन कर रही है रूथलेसली। ये इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति ये है कि सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों का टकराव होगा, वो स्थिति खराब करेगा। ये श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों के अगेंस्ट में सरकार के समर्थन में प्रदर्शनकारी जाके उनको पीटने लग गए थे, तो वहां सरकार लगभग खत्म हो जाती है। तो अब ईरान में वही स्थिति बनती लग रही है, सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शनकारी उतर गए हैं। तो जब प्रदर्शनकारियों से टकराव होगा तो सरकार इररिलेवेंट हो जाएगी, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे। दूसरा कारण यह है कि मीडिया में हम बातचीत करते हैं कि कितनी कैजुअलिटी हुई, और अब बिगड़ती अर्थव्यवस्था, लोगों की हार्डशिप्स हैं, वो कारण है, या जो अमेरिका इजराइल जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो कारण है, जिसको ईरान की सरकार कहती है कि ये आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। और तीसरा यह है कि इंटरनेट वगैरह को बैन कर दिया है, तो उसको स्टारलिंक के ट्रांसमीटर प्रदर्शनकारी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है, कारण इसका गहरा है, क्योंकि ईरान के समाज में दो तरह की शक्तियां रही हैं। एक इस्लामिक तहजीब फोर्सेज रही हैं जो मजहबी हैं, मजहब है कि पे आधारित हैं, और दूसरा वहां पर्शियन तहजीब है। तो तहजीब और मजहब का टकराव लंबे समय से ईरान में रहा है, और बहुत से और देशों में भी है। बांग्लादेश में भी लगभग यही टकराव रहा है। क्योंकि देखिए, मजहब किसी भी कौम का बेस नहीं हो सकता। जहां जहां मजहब को कौम का बेस बनाया, तहजीब को क्रश करने की कोशिश की, वहां इस तरह के हालात होते हैं। तो जो पर्शियन तहजीब है, उसको पहले ये होप था वहां के आवाम को कि खुमैनी आया है तो वो सुप्रीम लीडर तो रहेगा, लेकिन एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरियत वहां काम करेगी। जमहूरियत वहां काम भी करती है, लेकिन जमहूरियत के ऊपर जो वीटो पावर है वो सुप्रीम लीडर को है। तो जो ईरान में एक मूवमेंट चला वो ये था कि आप इस्लामिक पहले हैं, मुस्लिम पहले हैं, पर्शियन बाद में हैं। लेकिन जो पर्शियन तहजीब है वो इतनी डीप रूटेड है कि उसको आप मजहब से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेन कारण है। तो खुमैनी ने पर्शियन तहजीब को क्रश करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, और इसलिए विस्फोटक स्थिति बन रही है। जो आर्थिक कारण आपने बताए वो ट्रिगर हैं, उन्होंने ट्रिगर किया है, हालात को और ज्यादा खराब किया है, प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा दिया है। अमेरिका और इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि उसके लिए सरकार ने, ईरान की सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए खुले हैं, प्रदर्शनकारियों से भी बातचीत करने को तैयार हैं, अमेरिका से भी बातचीत करने को लिए तैयार हैं। लेकिन अगर फाइट करना है तो हम वार के लिए भी प्रिपेयर्ड हैं, चाहे वो प्रदर्शनकारियों के साथ उनको कंट्रोल करना हो, या अमेरिका इजराइल के बीच में उनसे ठीक है, यानी लड़ाई कि लड़नी बातचीत हो। के लिए ये बिल्कुल तैयार है। संजीत साहब मैं आपके पास से आऊंगी, क्या लग रहा है वन टेबल टॉक से समस्या का समाधान निकल सकता है? देखिए तरन्नुम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है चैनल पे मुझे बुलाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा हमको 7 महीने पीछे अगर हम जाएं, तो जब इजराइल और ईरान की जो है लड़ाई हुई थी अप्रैल मई के महीने में, उस समय बेंजामिन नेतन्याहू की एक स्पीच है जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने क्यों हमला किया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो दोनों देश हैं, वहां के जो अवाम है, उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। ये जो ईरान के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, जो मुल्ला लीडरशिप है, इसकी वजह से हमारे हालात खराब है। अगर ये रजीम चेंज हो जाता है तो दोनों देश जो है शांति से आपस में रह सकते हैं। दोनों की जो प्राचीन सभ्यता है उसी हिसाब से हम रह सकते हैं। तो वो जो एक स्टार्ट पॉइंट था, और जो किरोड़ीमल जी कह रहे हैं, उससे वो जो तहजीब की और रिलीजन की बात कर रहे हैं, वो तो पुराने चली आ रही है। लेकिन ये जो आज के हालात के मुताबिक, ये 7 महीने पहले जो
नेतन्याहू जी ने कहा था उसके हिसाब से ये वहां से कार्रवाई शुरू हुई। और उसके बाद अभी जो है ईरान की जो लीडरशिप है या वहां की डिक्टेटरशिप है या वहां के जो है रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके पास अभी 4 चॉइसेस हैं। और अब उनकी लड़ाई अपने अस्तित्व की रह गई है। अब उनकी लड़ाई कोई इकोनॉमिक, जो जिस चीज के ऊपर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वो नहीं रह गई, अब उनके अस्तित्व की लड़ाई है। तो अगर उनको अपना अस्तित्व बताना है तो उनको 4 ऑप्शन उनके पास अभी तक अवेलेबल है। एक तो वो ये है कि अपनी जनता को ये बताएं कि जो कुछ ये कुछ हो रहा है, ये यूएसए और इजराइल मिलके ये जो प्रोटेस्ट करा रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे कि उनकी खबर ये आ रही है कि अब इसको जो प्रोटेस्ट को वो जो टेररिज्म का उन्होंने रूप दे दिया है, ताकि देश दोबारा इकट्ठा हो जाए यूएसए और इजराइल के खिलाफ। एक ऑप्शन वो है जो उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, जैसे आपने बताया कि उनकी बातचीत चल रही है, बातचीत के लिए वो तैयार है। बातचीत की सबसे बड़ी शर्त ये है कि ईरान को जो है न्यूक्लियर डील पे साइन करना पड़ेगा। तो क्या ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन करने के लिए तैयार है, उसका भी एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि बातचीत से पहले हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई मिलिट्री ऑप्शन लेते हैं तो ये बातचीत भी वहीं की वहीं ठंडी हो जाएगी। नंबर दूसरा। नंबर तीसरा ये है कि जिस तरीके से क्रैक डाउन किया जाए, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके ऊपर बुरी तरीके से क्रैक किया जाए, इसलिए उन्होंने आरजीसी को भी सड़कों पे उतार दिया। और आईआरजीसी उनकी फौज या उनकी नेवी एयरफोर्स नहीं है। आईआरजीसी का मकसद सिर्फ एक है कि इस रजीम को बचा के रखना। तो जब वो सड़कों पे उतर आई है तो फिर जो है प्रोटेस्टर्स के साथ वायलेंट होना ये लाजमन है। तो तीसरा ऑप्शन ये है। चौथा ऑप्शन ये है कि कोई ना कोई इकोनॉमिक कंसेशन दिया जाए, कोई ना कोई टैक्स में रिलीफ दी जाए या कुछ और दिया जाए जिससे वहां के लोग शांत हो जाए। तो अभी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है, जो आपका सवाल था कि क्या बातचीत से इसका हल निकल सकता है, तो मेरा जवाब है इसका हल बातचीत से अभी नहीं निकल ठीक सकता। है संजीव जी, यानी बिल्कुल संजीव जी, यानी कि बातचीत से इसका समस्या का जो समाधान है वो नहीं निकल पाएगा। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अमेरिका आखिर चाहता क्या है? वो ईरान में रिजीम चेंज चाहता है? Namaste, thank you so much for having me. Jai Hind. Yes, and yes, and yes. There's no doubt about it. ये जो रिजीम चेंज का खेल है अमेरिका का, ये बहुत दर्दनाक है। मुझे समझ नहीं आता कि ग्लोबल पावरफुल कंट्रीज क्यों बोलते नहीं है। आज कुछ दिन पहले वेनेजुएला का लीडर को उठा के लेके आ गए। आज ईरान में ऐसे हो रहा है, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में ऐसे हुआ। जैनजी आ जाते, कोई भी रीजन हो कोई भी कंट्री में, सब कंट्री में ऐसा तो नहीं है कि सब कंट्रीज एवरीथिंग इज फाइन इन विद इन द कंट्री। इसका मतलब नहीं है कोई और आके वहाँ पे रिजीम चेंज करे, अपने जैसे किसी को वहाँ पे पपेट बिठाए। अनफॉर्चुनेटली ईरान के लिए वो दैट इज द ट्रूथ। 1953 में उनका जो रिजीम चेंज करवाया था सीआईए और MI6 ने, ऑपरेशन एजक्स नाम था उसका, वहाँ पे मोसादेक को हटाया था बिकॉज ही वांटेड टू, एंड एक्चुअली ही नेशनलाइज्ड ईरान ऑयल। और आज तक एग्जैक्टली आपको बताऊं, ईरान के ऊपर 12,458 सैंक्शंस लगाया गया है। इतना सैंक्शंस लगाया गया है कि वो लिटरली पुश्ड द कंट्री इनटू पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी के लिए लोग अभी सड़कों पे आए अच्छा हैं। पूर्णिमा इट्स जी, नॉट एक चीज और जस्ट द समझाइएगा, रिलीजन। क्या अमेरिका के लिए ये इतना आसान है कि वो ईरान पर काबिज हो जाए? हो सकता है, राइट। अमेरिका कहाँ पे है, कहाँ पे डिफेंस बजट है? आज उनका डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन है। और डोनाल्ड ट्रंप अभी पूछ रहे $1.5 ट्रिलियन बनाने की। वो आप कंपेयर करके देख लीजिए, इंडिया के बजट कितना है डिफेंस की, रशिया की कितना बजट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईरान सशक्त इसलिए है कि वो अपने रिलीजन को भी यूज करते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए। अब यही चीज आप इंडिया में करके देखो, 1-2 दिन भी नहीं लगेगा इंडिया का सत्ता चेंज करने में। अनफॉर्चुनेटली ईरान के लिए, ईरान का ऑयल इज वन ऑफ द रीजन, बट ऑल्सो मिडल ईस्ट ऑल्सो अनदर रीजन। अब वेनेजुएला का ऑयल भी सिचुएशन उसी पे है। अब चिले, और अब आपको थोड़ा सा ऑयल से बाहर आके बताती हूँ। चिले और पेरू इज एक्चुअली कॉपर रिच,
ऊपर से बोलीविया लिथियम रिच। अब सिर्फ ऑयल नहीं है, आपका रेयर अर्थ और मिनरल्स जो चाहिए, अब ग्रीनलैंड बोलिए, कनाडा बोलिए, सबका ये कब्जा डोनाल्ड ट्रम्प क्यों करना चाह रहे, जबकि वो एक्चुअली कैंपेन के समय एंटी वॉर स्टैंड लिया करते थे। आपको याद है तुलसी गबार्ड डेमोक्रेट पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन किया है, और शी एक्चुअली स्टूड विद द एंटी वॉर स्टैंड्स। और हम अमेरिका का जो रेजीम चेंज का जो एजेंडा चलाते हैं वाशिंगटन डीसी, इसका हमेशा वो विरोध करते रही है। लेकिन आज वो डीएनआई की चीफ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही, वो चुप है। आप पूछो उनसे, वो तो हिंदू है ना, कैसे बैठी है, कैसे चुप है। बिल्कुल अब पूर्णिमा जी, और सवाल ये है कि आखिर सब इस पर चुप क्यों है? सब बने रहिएगा, आऊंगी मैं आप सभी के पास।